अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका मुकम्मल हो गया है, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मसले में सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त अमेरिकी सदर से खुद की है। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद भारत ने उसकी तरदीद कर दी और कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर से ऐसी कोई बात नहीं की। फिर यह कहा गया कि अमेरिकी सदर ने यह बात खुद ही कह दी होगी, मगर अब इसकी भी तरदीद आ गई है। अमेरिकी सदर के मुशीर बराए मुआशी उमूर लैरी कुडलो ने से पूछा गया कि सदर ट्रंप ने खुद से तो कोई बात नहीं कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप अपने पास से कुछ नहीं घड़ते, ये सवाल इंतहाई नामुनासिब है। सदर ट्रंप ने खुद से ये बात नहीं कही, इसका मतलब है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से ये कहा था कि वो कश्मीर के मामले में सालिसी का किरदार अदा करें। हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि अमेरिकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक क्या कहा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. अब ये दिलचस्प सूरत हाल है। अमेरिका कह रहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे सालिस का किरदार अदा करने का कहा है, मगर भारत इनकार कर रहा है। इस हवाले से बयानात सामने आ रहे हैं। अब कौन सही बोल रहा है? भारत की तरफ से सही बात हो रही है, अमेरिकी सदर सही बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। इसके अलावा कामयाब दौरा रहा, इसके क्या और नताइज निकलेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, बहुत कुछ बातें हुई। अब ये जो कश्मीर के हवाले से बात है उस पर भारत तो इनकारी रहा, मगर अमेरिकी सदर ने जो बात की, और भारत की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जी शिमला एग्रीमेंट और दूसरे मामलात हैं तो हम तो बायलैटरल सतह पर हल करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि हम खुद कहा था, ट्रंप के जो मुआशी एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ अपनी तरफ से नहीं घड़ते। क्या आप समझते हैं कोई उम्मीद है बात आगे बढ़ सके, कम अज़ कम पाकिस्तान और भारत मिल के बात को आगे बढ़ा सकें सबके बाद? देखिए मेरे भाई, अब शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं, बायलैटरलिज्म की बात करते हैं, तो फिर मेज पे क्यों नहीं बैठते? मेज पे बैठने से वो कतराते हैं, राहदारियां हम खोलते हैं, शक और शुबे आप करते हैं, और कोई थर्ड पार्टी जो फैसिलिटेशन की जरूरत दुनिया, ये क्या कहा? सदर ट्रंप ने कहा कि ये उनके वजीर-ए-आज़म ने कहा उन्हें। आप उनके अल्फाज तो सुने, हमने तो नहीं कहा, ये हमारे मुंह से नहीं निकले। ये अल्लाह का करम हुआ है कि देखिए, एक जो तब्दीली जो मैं देख रहा हूँ, मुझे अब 11 माह हो गए हैं उस कलमतान को संभाले। जब मैं आया तो एक दबाव का, एक घुटन का, एक कोर्शन का माहौल था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 11 महीनों में वो कोर्शन से आप कोऑपरेशन की तरफ बढ़े। ठीक, फिर आप देखें, हिंदुस्तान की एक पॉलिसी थी, पाकिस्तान को हमने दीवार से लगाना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेशन की बजाय इन्विटेशन आ गया। फिर वो कहते थे कि जी हमने तो कश्मीर पे उनकी एक ही राग अलापते थे, टेररिज्म। जब कश्मीर की बात आई, टेररिज्म की बात आई। आज जो यूएन की रिपोर्ट आई है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप की बात आई है, जो ब्रसल्स की हेयरिंग हुई है, उसमें आज वो जो टेररिज्म है, लोग कह रहे हैं टेररिज्म तो एक कॉमन चैलेंज है और उस पर पाकिस्तान ने कीमत अदा की है और उन पावन करने के लिए तैयार है। लेकिन टेररिज्म के साथ साथ एक रुख बदला जा रहा है मीडिएशन की तरफ। तो ये एक, मैं समझता हूं, एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है हमने पेश किया, और मौक़िफ़ सिर्फ व्हाइट हाउस में पेश नहीं किया। देखिए, व्हाइट हाउस कंट्रोल करती है रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन जो कांग्रेस है, हाउस है, उसको तो कंट्रोल कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी में नैंसी पेलोसी जो है स्पीकर हैं, और आपको पता है कि वो कितनी क्रिटिकल हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन उनका रवैया भी मुस्बत था।
देखें पाकिस्तान यूएस का जो हमारा कांग्रेसनल कॉकस था जो बिल्कुल मतलब खटाई में क्या मुर्दा हो गया था, अल्लाह के फजलो करम से हमने इन 10-11 महीनों में उस पर जान डाली है। 41 के करीब कांग्रेसमैन जो है उसमें उसके मेंबर बन गए हैं और वो पेशरफ्त आगे बढ़ रही है। और एक रेजोल्यूशन आया है, आप उस रेजोल्यूशन का मुताला तो कीजिए जिसपे पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ, आप पे उंगलियां उठ रही थी, आज आपकी जो आपने जो पेशरफ्त की है, जो प्रोग्रेस की है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने अपने दो तरफा ताल्लुकात को रीसेट करने की जो मेरी ख्वाहिश और इमरान खान साहब की और हमारी हुकूमत की ख्वाहिश थी, उस पे अल्लाह का करम हुआ है और कुछ उसकी बुनियाद रखी गई है और पेशरफ्त हुई है। मतलब ये बड़ी अहम बात और आप जो आपने अहम बात की वो ये कि हम भारत से कहते हैं हमसे बात कर लें तो नहीं करते। सदर ट्रंप तो खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, मगर वो उनसे कह रहे हैं कि नहीं, हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, हम तो शिमला और दूसरे मुआहदों के तहत पाकिस्तान के साथ मिलकर बायलैटरल हल करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि शिमला की मिसाल दे रहे हैं तो आके बात कर लें, फिर भी भारत तैयार नहीं है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और आपकी तरफ से मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि जी बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी राइट विंग पार्टी, अगर वो जीत के आ गए तो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि हम कश्मीर का मसला हल करें और पाकिस्तान और भारत के मामलात बेहतर हों। अब आपको लग रहा है कि वो जीत कर आ गए हैं तो मीडिएशन तो उन्हें चाहिए नहीं, मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई उम्मीद रखी जाए कि भारत मसाइल हल करे ताकि यह खित्ता आगे बढ़े। देखिए ये फैसला उन्हें करना है, हम तैयार हैं बिल्कुल। वो बायलैटरली बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। वो समझते हैं कि किसी देखिए आज तो अमेरिका की उनसे हमसे भी ज्यादा कुर्बत है। इस वक्त तो रीजनल उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं। तो उनको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर में एतमाद क्यों नहीं है? देखिए ना, एक तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, एक रीअलाइनमेंट हुई है। हम फिर भी कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपने केस की अहमियत को, अफादियत को समझते हुए, कश्मीर की सूरत हाल जो है उसको जांचते हुए हम बात करने के लिए एतमाद से तैयार हैं। और वो जिसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे हैं वो उन पे शक व शुबा कर रहा है। शाह साहब, और साथ में ये बात भी बताइएगा, और ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म का ट्रिप है वो हर तरीके से एक कामयाब विजिट नज़र आ रहा है अमेरिका का, पॉजिटिव बातें नज़र आ रही हैं, ऑप्टिक्स नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव हैं, बयानात नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए मस्बत हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नज़र आई। वज़ीर आज़म ने खुद भी ये कहा कि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हम एक पेज पर हैं चीज़ें डिलीवर करने के लिए। और ज़ाहिर है अमेरिका ने संजीदा भी लिया है जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। माजी में अगर कोई डेमोक्रेटिक लीडर गया भी है तो एक गैर संजीदगी इसलिए भी नजर आती थी कि पता नहीं, ये तो कह रहे हैं अस्करी क़यादत की इनको सपोर्ट है या नहीं है। इस दफ़ा पहली दफ़ा नजर आया कि जो मौजूदा क़यादत है वो भरपूर तरीके से सिविलियन क़यादत को सपोर्ट कर रही है, तो संजीदगी से भी लिया गया है। तो आपको लगता है कि ट्रंप की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ट्रंप बदल भी बहुत जल्दी जाते हैं, वो कुछ डिलीवरी चाहेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डिलीवरी चाहेंगे, और वो क्या है जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर डिलीवर करना होगा? हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जो हम पूरी ना कर सके। हमने कोई ऐसा सुहाना हाथ नहीं दिखाया जो पूरा ना हो सके। हमने दयानतदारी से पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया है और ईमानदारी से कहा है कि इन गुड फेथ हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, क्योंकि उनका अमन और इस्तेहकाम हमारी उस पर बेहतरी है। हमने उन नोशंस को मुस्तरद कर दिया है, तो पुराने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नोशंस हुआ करते थे, हमने उनको मुस्तरद कर दिया है। ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामलात हैं, अफगानिस्तान ने खुद हल करने हैं। हम मददगार, मावन साबित हो सकते हैं और ये तन्हा जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को वहां कोई पेशरफ्त नहीं होती तो क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? हरगिज़ नहीं। सबको अपना किरदार अदा करना है, अफगान हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है, रीजनल कुव्वतों को अपना किरदार अदा
करना है, अमेरिका को अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान ने बहैसियत एक मावन के अपना किरदार अदा करना है। तो हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जो कोई नई हो या जिस पर हम पे कोई नया बोझ हम पे मुसल्लत होने वाला हो। सर, ये बड़ी अहम बात है अब, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान की इमदाद की बहाली और वो सारी बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से चाहते हैं, क्योंकि आइंदा का कह रहे थे कि आइंदा ये भी हो सकता है, पाकिस्तान की इमदाद भी बहाल हो सकती है। तो पाकिस्तान ने कमिट नहीं किया, तो ट्रंप की तरफ से फिर एग्जैक्टली डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या करे ऐसा? देखिए, वो तो उनकी ख्वाहिश है कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। ये एक कन्वर्जेंस हुई है जो पहले अमेरिका की पॉलिसी नहीं थी और उन्होंने 18-19 साल एक पॉलिसी अपनाई और उसमें आपने देखा किस हद तक कामयाबी हुई और किस हद तक नाकामी हुई। अब एक कन्वर्जेंस हुई है। इमरान खान साहब तो ये मुसलसल कहते रहे कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ आइए। अब एक कन्वर्जेंस हुई है, उस कन्वर्जेंस में हमसे जो तवक्को की गई हमने मेज पे बिठा दिया और एक एम्पावर्ड ग्रुप को सामने बिठा दिया जो अब डायरेक्ट उनसे गुफ्तगू कर रहा है। हम बीच पे नहीं है, खुद बात कर रहे हैं। आप जो एतमाद का फुकदान है आप खुद बहाल कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो अफगानों ने बैठना है, इंट्रा अफगान डायलॉग है, उसमें हम तो ठेकेदार नहीं है। हम भी उनको कह रहे हैं कि बैठिए, आपका मुल्क है, आपका मुस्तकबिल है, आपका अमन है, जिसका हमें यकीनन फायदा होगा, लेकिन फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। तो हम एक माहौल बना रहे हैं, हम एक मददगार का, एक मावन का किरदार अदा कर रहे हैं और इन गुड फेथ कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को फिर अपना किरदार अदा करना होगा, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के मसले को लेकर बहुत सारे स्टेक होल्डर वैसे भी पैदा हो गए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ईरान, इंडिया, चाइना, रूस, तो अमेरिका भी। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पर सारी अपनी गलतियों का खमियाजा अमेरिका डाल रहा हो। ये बात बड़ी क्लियर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए, अमन के लिए सबको तावन करना होगा और आपने देखा कि वॉशिंगटन आने से पहले एक बीजिंग में इजलास हुआ। उस इजलास में अमेरिका की नुमाइंदगी भी थी, रूस की नुमाइंदगी भी थी, चीन की नुमाइंदगी भी थी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी। ईरान को भी दावत दी गई, ईरान आया नहीं, दावत थी। ईरान का भी हम समझते हैं कि ईरान के अफगानिस्तान का पड़ोसी है, उस खित्ते का एक अहम मुल्क है। हम नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि वहां भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा न हो जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अमन के प्रोसेस में कोई रखना पैदा हो। हमारी ये ख्वाहिश है और अगर कोई मसाइल हैं तो वो गुफ्तो शुनीद से, डिप्लोमेटिक अप्रोच से वो हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी जब पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के ट्रिप के हवाले से कह रहे थे हमने अफगानिस्तान में कोई कमिटमेंट नहीं दी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, हम कोई वादा नहीं करके आए हैं कि हम अफगानिस्तान के हवाले से क्या डिलीवर करेंगे। मस्बत किरदार हमारा जो है, जो हम अदा कर रहे हैं, वही हम अदा करते रहेंगे। साथ ही भारत के हवाले से एक बड़ी अहम बात की कि भारत को अगर मीडिएशन पर एतराज़ है, और वो उनके खुद इत्तेहादी ने एक बात की है, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका ने ये बात की है, तो कम अज़ कम बायलैटरल हमारे साथ बैठ जाए। जब वो शिमला मुआहदे की बार बार मिसाल देते हैं तो हमारे साथ टेबल पर बैठकर हमसे बात कर लें। भारत वो भी नहीं करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आ रहे हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अभी भी अमेरिका में है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अमेरिका में अहम मुलाकातें की। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी महकमा खारजा का दौरा किया, अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ और अफगान अमन अमल की पेशरफ्त को बेहतर बनाने के रास्तों पर गौर किया गया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेंटागन का भी दौरा किया था, जहां चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ ने उनका इस्तकबाल किया। पेंटागन में आर्मी चीफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई और ISPR के मुताबिक पेंटागन के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने कायम मकाम सेक्रेटरी दिफा और चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ से मुलाकात में खित्ते की सलामती की सूरत हाल और अफगान मुफाहमती अमल पर बात की। और आर्मी चीफ ने अमरीकी फ़ौज के कब्रिस्तान का भी दौरा किया। तो मस्बत मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात
مثبت رہی، ایک مثبت دورہ اس کو ہر لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو کنسسٹنسی ہے امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات کی وہ بھی نظر آئے گی، نہ کہ کچھ عرصے میں اگر افغانستان میں ان کی توقعات کے مطابق نتائج نہیں آتے تو پاکستان کے اوپر ماضی کی طرح پوری ذمہ داری ڈال دی جائے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ذکر ہو جائے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں جہاں اہم ملاقاتیں کی، وہیں پاکستان کی کمیونٹی سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، ایک استقبالیے سے خطاب کیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے وزیر اعظم کا بھرپور استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے خطاب میں اوورسیز پاکستانیوں کی تعریف کی۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں ہونے والے جلسے میں 20,000 سے زائد پاکستانیوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں مقبول ہیں، انہیں پسند بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی اپیلوں پر وہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے جس کی وہ حکومت میں آنے سے پہلے اور بعد میں امید کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے تھے کہ معاشی حالات کی بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے میں بیرون ملک پاکستانی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رواں سال 31 جنوری کو حکومت نے ڈائسپورا بانڈز جاری کیے جسے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا نام دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو امید تھی کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں رہائش پذیر پاکستانی ان کی اپیل پر ان بانڈز میں سرمایہ کاری کریں گے اور ان کا بھرپور رد عمل سامنے آئے گا جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی، مگر ایسا نہیں ہو رہا، اور حالانکہ ڈالرز میں بہت ہائی ریٹرن ان بانڈز پر دیا جا رہا ہے جو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ یا دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی ان ممالک میں حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈالرز میں اتنا اچھا ریٹرن انہیں مل رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی عدم دلچسپی صاف نظر آ رہی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون میں آج شائع ہونے والی شباب رانا کی خبر کے مطابق وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق جون کے اختتام تک بیرون ملک مقیم صرف 600 پاکستانیوں نے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر اس میں ایک فرد کی طرف سے کی گئی ایک سے زائد ٹرانزیکشنز کو نکال دیا جائے تو پھر یہ تعداد 500 سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ خبر کے مطابق اسٹیٹ بینک نے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں کی گئی مجموعی سرمایہ کاری بتانے سے انکار کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں سوالوں کے جواب وزارت خزانہ دے گی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا 31 جنوری کو کیا گیا تھا۔ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ بھرپور اس کا رسپانس آئے گا۔ کم سے کم سرمایہ کاری کی حد $5,000 رکھی گئی تھی۔ 3 سال کے لیے اس پر منافع کی شرح 6.25% اور 5 سال کے لیے منافع کی شرح 6.75% مقرر کی گئی تھی۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں اگر دیکھا جائے تو 2.5 سے 3% سے زیادہ ریٹرن نہیں مل سکتا، مگر ایک تو فکسڈ انکم سیکیورٹی ہے، ڈالر میں ریٹرن مل رہا ہے، 6.75% کا ریٹرن آفر کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور ساتھ میں وزیر اعظم نے گزارش کی کہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے میں بہت مدد ملے گی، اس لیے بیرون ملک مقیم پاکستانی اس میں کردار ادا کریں۔ اس موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں سے اسے خریدنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری سے ملک کی معاشی مشکلات اور ادائیگیوں کے توازن پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یہ ملک کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے مشکل ٹائم ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ آج میں ان کو تاکید کروں گا، آپ کو انسسٹ کروں گا، آپ کو پورا اس کے اندر اس ہمارے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں سے یہ سرٹیفکیٹس ہمیں مدد کریں گے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں تاکید کی کہ ان سے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل کی، لیکن 5 ماہ کے دوران ان بانڈز میں صرف 600 لوگوں نے سرمایہ کاری کی، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اہم بات یہ کہ اس سے پہلے ڈیم فنڈ کے لیے کی گئی وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر بھی بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے آنے والا رد عمل حوصلہ افزا نہیں تھا، مگر وہ تو مفت میں فنڈنگ کرنی تھی۔ سمجھ میں آیا اب تو ہائی ریٹرن دیا جا رہا ہے، پھر بھی ان کی طرف سے وزیر اعظم کی اپیل کے باوجود کردار ادا نہیں کیا جا رہا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جب ملک میں پانی کی قلت کے معاملے پر گزشتہ سال خود نوٹس لیا اور اس مسئلے کے حل کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیم فنڈ قائم کیا گیا تو حکومت بھی اس مقصد میں شامل ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت بھی دنیا بھر کے پاکستانیوں سے ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرانے کی اپیل کی تھی۔ میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں، سارے
अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। डैम फंड के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर भी बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था जिसकी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी। इस हवाले से स्टेट बैंक के दादशुमार के मुताबिक दयामीर भाषा और नौमन महमद डैम की तामीर के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए जमा हुए, जिनमें से 1 अरब 65 करोड़ रुपए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से दिए गए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से खासतौर पर अपील की थी। अहम बात यह है कि सिर्फ भाषा डैम की तामीर के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है और अब तक सिर्फ 10 अरब 80 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 1 अरब 65 करोड़ रुपए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से आए हैं। इसी तरह पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में भी बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों में से सिर्फ 600 पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो जलसा किया जिसमें तहरीक इंसाफ का दावा है कि 20,000 लोग आए थे, मगर जो सर्टिफिकेट हैं जिसमें हाई रिटर्न है उसमें महज 600 लोग, और अगर 2 दफ़ा की एंट्री हटा ली जाए तो 500 से भी कम की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुद कहना है कि बैरून मुल्क 80 लाख के करीब पाकिस्तानी मुक़ीम है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी और फंडिंग के मामले में ये तादाद ना होने के बराबर है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से लगाई गई उम्मीद कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। वजह क्या है, इस पर बात करेंगे मईशत को कवर करने वाले एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर शहबाज राना से। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। आपकी जो स्टोरी के मंदरजात हैं वो भी हमने आवाम के सामने रखे। बहुत कम पैसे आए हैं, हुकूमत का एग्जैक्टली टारगेट क्या था? क्या मायूस हुई है हुकूमत इस किस्म के रिस्पॉन्स से? इतना अच्छा रिटर्न ऑफर किया जा रहा था फिर भी इतना कम रिस्पॉन्स? जी शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान की बहुत ही पॉपुलर जो है शख्सियत है इस वक्त में, और ग़ालिबन आपने पिछले कई दहाइयों में देखा होगा इनसे बड़े कोई पॉपुलर जो शख्सियत है वो पाकिस्तान की सियासत में नहीं है जिनका इतना बड़ा एक फ़ैन क्लब हो। तो अब जहाँ पर हम सिचुएशन को देखते हैं, हमारे सामने 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इनकी पॉपुलैरिटी को देख सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर करने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं? सबसे बड़ा इंडिकेटर हमारे सामने जो था, जो पिछले साल की टैक्स कलेक्शन थी। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो उनका ये ख्याल था कि अगर लीडर ईमानदार होगा तो वो जो लोग हैं वो टैक्स देंगे। तो आप हम देखते हैं कि 580 अरब रुपए का तकरीबन टैक्स में जो है वो शॉर्टफॉल आया, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट था। दूसरा जो इंडिकेटर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो पिछला माली साल ख़त्म हुआ है उसमें 52% उसमें कमी हुई है और 1 अरब कोई 70 करोड़ डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अब तीसरी जो चीज़ थी, ये अपील थी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था, अभी भी गालिबन वो ये बात सोचते हैं कि लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। 2 अपील्स इन्होंने लॉन्च की। एक थी ये जो आपने जिस तरह फरमाया कि बॉन्ड्स के इवन के जो उन्होंने रेट ऑफर किया था 6.75% 5 साल के लिए और 6.25% 3 साल के लिए, एक बहुत ही एट्रैक्टिव रेट था। इसके बावजूद लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसी तरह जो डैम्स का जो डोनेशंस थे उसके लिए जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बॉन्ड्स थे उसको भी 4 माह के लिए डिले किया, और सितंबर में जब बॉन्ड्स की उन्होंने अपील लॉन्च की तो उसमें जो टोटल पैसा अभी तक आया है वो तकरीबन 10 अरब और 80 करोड़ रुपया है, जिसमें से जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कल मैं स्टेट बैंक का डाटा देख रहा था, वो कोई रफली 1 अरब और 65 करोड़, जो आज के रेट के ऊपर 1 करोड़ डॉलर से ज़्यादा नहीं बनती। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिससे लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो शख्सियत का एक जादू है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में, और एक बहुत बड़ा गैप है जो वो कहते हैं और जो उसके आगे से लोगों का रिस्पॉन्स आता है। मगर वजह क्या होगी? क्योंकि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी चाहे सोशल मीडिया पर हों, वैसे इतनी बड़ी तादाद में गए हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस दौरे की कामयाबी का पहला क्राइटेरिया उस जलसे को बना दिया था। तो फिर इन्वेस्टमेंट इतनी कम क्यों करेंगे अगर जलसों में इतने सारे लोग आएंगे? क्या कोई मार्केटिंग अच्छी नहीं की है? जब इतना अच्छा रिटर्न है उन्हें पता नहीं है, क्या वजह होगी? शाहज़ेब साहब, इसके 2 बड़ी वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह मार्केटिंग की इटसेल्फ अपनी जगह पे मौजूद है। बॉन्ड की जो मार्केटिंग की गई है वो इन कंट्रीज़ में जाके नहीं की गई, थ्रू वेबसाइट की गई है। आल्दो हुकूमत पाकिस्तान ने जो बैंक से कंसोर्शियम था उनको हायर किया था फॉर मार्केटिंग, और उसके लिए ख़जाने से 18 करोड़ रुपये जारी भी हो चुके हैं। उसके बावजूद ये लोग वहाँ पर जाकर US में और कनाडा में ये मार्केटिंग और UK में नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड्स की मार्केटिंग के लिए उस बॉन्ड का जो स्टॉक एक्सचेंज में उस मुल्क की उसमें रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो ये नहीं कर पाए।
यही वजह है कि अभी तक ये जो स्कीम है उसको 30 जून से ज़्यादा अभी फर्दर उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, और उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि बॉन्ड को तो रजिस्टर नहीं कर पाए और ये रिस्पॉन्स इसी तरह का इसको रहेगा। दूसरी एक बहुत बुनियादी वजह है, कोई भी शख्स चाहे वो जो भी कारोबारी शख्स है जिसके पास पैसा है, वो PTI या PMLN का बन के नहीं सोचता, वो पहले एज अ ताजर वो ये सोचता कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा है। इस वक्त हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब भी बात करते हैं वो कन्फ्रंट्रेशन की बात करते हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो। तो जो मैसेज लोगों को जा रहा है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। लोगों को सर्टेनिटी चाहिए होती है, लोगों को एक इसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। ना तो एक पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है, ना हमें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल उसमें कोई इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तो लोगों के लिए ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाता, चाहे वो पाकिस्तानी सरमायादार है या गैर मुल्की सरमायादार है। तो हुकूमत को जो अपना पोस्चर है, उसको जो आउटलुक, उसकी जो अप्रोच है, वो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हर जगह पे लड़ाई ज़रूरी नहीं है, लड़ाई के लिए और बहुत सारे लोग हैं मौजूद हैं। जो हुकूमत की इकनॉमिक टीम है उसको अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजारत ख़जाना में, प्लानिंग कमीशन में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हम सुनते तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे एक फाइल वर्क वैसे भी स्लो हुआ है। एक तो सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम की बात है, दूसरा मसला कि नैब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें छोटी छोटी चंद लाख की जो चीज़ें हैं उसकी फाइल भी एक मेज़ से दूसरे मेज़ पे जा रही है और उसके ऊपर फैसले नहीं हो रहे। तो ये सारा जो ओवरऑल एक सिनारियो बन रहा है, कोई पॉजिटिव सिनारियो नहीं बन रहा। हुकूमत को चाहिए कि अपना जो इसके सिलसिले में इसकी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करे। कभी भी जो हुकूमत है वो कन्फ्रंट्रेशन से नहीं चलाई जाती। इस वक्त जो पाकिस्तान में माहौल है, मैं जो पिछले अपने 13 साल के जर्नलिज्म में देख रहा हूँ, इस तरह का जो माहौल होता है वो हुकूमत का जब आखिरी साल होता है या 2 साल होते हैं उसमें होता है। पहले साल में ऐसा माहौल नहीं होता, जहाँ पे ना तो सरमायादार को आप कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ये कहना कि जो लोगों की सरमायादारों की लाइनें लगी हुई हैं, वो अरबों डॉलर लेके खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। हमें पॉजिटिव मैसेज देने में हम अभी तक बहुत बुरी तरह नाकाम रहे हैं। शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। पहले डैम फंड में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से वो दिलचस्पी नहीं आई जिसकी वज़ीर आज़म ने तवक्को की थी या साबिक़ चीफ जस्टिस ने तवक्को की थी, और अब पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जिसका वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में ज़रूरत है, और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफ़र किया गया। मगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में महज 500 से 600 की तादाद है जिसने इसमें इंटरेस्ट लिया, और पाकिस्तान को जबकि भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत थी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आमतौर पर बात करेंगे। मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। उनके खिलाफ इंसदादे मंशियात की अदालत में गुज़िश्ता रोज़ पेश किए गए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के चालान की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है, लेकिन ANF उनके खिलाफ सबूत 24 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक सामने नहीं लाई है। ANF के चालान में जहां राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की गई FIR के मतन को शामिल किया गया, वहीं कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने मंशियात के कारोबार से मुंसलिक होने का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन ANF के इस दावे को राना सनाउल्लाह के अहले खाना ने मुस्तरद करते हुए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। ANF के चालान के मुताबिक तफ्तीशी अफसर को दिए गए बयान में मरकजी मुल्जिम राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो चंद सालों से मंशियात के कारोबार से मुंसलिक हैं। सियासत में आने की वजह से इखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और इतनी ख़ास इनकम ना थी। मेरे सियासत में आने के बाद और सूबाई वज़ीर बनने के बाद मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों से रवाबित इस्तवार हो गए। चालान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि अपने करीबी हलके के लोगों को देखने के बाद महसूस हुआ कि हर पार्टी के चंद गिने चुने लीडरान ने मुख्तलिफ नाजायज़ ज़राए से अरबों रुपए की जायदादें बनाई हुई हैं, जबकि मेरी माली हैसियत तकरीबन औसत दर्जे की थी, जिसकी बिना पर मेरे दिल में लालच आ गया। मुझे सबसे मुनासिब कमाई का ज़रिया मंशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती और मुआवनत नज़र आया। मैं अक्सर माली फ़ायदे की खातिर मंशियात में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने लगा और पकड़े जाने की सूरत में उन्हें पुलिस से छुड़वा देता था। ANF के चालान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मंशियात की तरसील के लिए अपनी ज़ाती गाड़ी और स्क्वाड को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी सियासी हैसियत, मर्तबे और मुसल्ला गार्ड्स की मौजूदगी की वजह से सरकारी इदारे मुझे चेक नहीं करते और ना ही मुझे नाकों पर रोका जाता है। मैं मंशियात फैसलाबाद में मौजूद अफगानियों से हासिल करता और इस गिरोह के दीगर अराकीन मुझसे मंशियात मुख्तलिफ जगहों पर बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए वसूल करते हैं। यह है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के चालान का वो मतन जिसे गुज़िश्ता रोज़ जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक अब इस केस पर
कार्रवाई का आगाज इंसदाद मंशियात की अदालत में होगा, जिसके लिए अदालत ने 29 जुलाई को मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दे दिया है। एनएफ के चलान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम कबूल कर लिया है। ये भी मान लिया है कि उनके पास पैसे, सियासत करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, दीगर की का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा था, उनके पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया। जबकि 16 जुलाई को अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इल्ज़ाम को मुस्तरद किया था। और क्या कहा था, देखिए। एक क्रेडिबल अदारा ANF जो है उसके मुंह पे इन्होंने कालक मली है सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए। इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए, क्योंकि ANF में जो है वो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। ये हशर कर दिया है लोगों ने सिर्फ सियासी इंतकाम जो है वो लेने के लिए। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस मुल्क के हर अदारे की जो है वो इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सियासी इंतकाम की खातर अदारों को इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों से न सिर्फ कौम को जवाब लेना चाहिए, बल्कि जो लोग जो है वो अथॉरिटी में हैं, ये उन लोगों का काम है कि इस चीज़ को देखें। ये कोई तरीका है कि 15 किलो जो है वो अपने पास से जो है वो निकाल के। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर आते हुए ANF ने गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई और FIR के मुताबिक उन्होंने खुद अपनी गाड़ी में रखे नीले रंग के इस बैग की निशानदेही की थी जिसमें मंशियात थी। लेकिन राना सनाउल्लाह और नून लीग ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, इसे सियासी इंतकाम करार दिया। जब अदालत में पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह पेश हुए तो उन्होंने ये बात की और मुस्तरद किया और कहा कि खुद किया ANF ने, मगर चलान ANF का ये कह रहा है कि राना सनाउल्लाह ने मान लिया है और कहा कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी सियासत करने के लिए, इसलिए सारा काम किया, सरपरस्ती की और फिर अपनी गाड़ी में ही ये सारा का सारा काम करने लगे। फराद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वकील राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया फराद अली शाह साहब। जो चलान का मतन है वो तो हमने रखा अवाम के सामने। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है इनकारी थे, आप लोग भी इनकारी हैं। कोई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब से, क्या सदाकत है इस बात की कि वो मान गए हैं? देखें खान साहब, मैं इसमें बड़ा क्लियर कट आपको अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। देखें, 1 तारीख को इन्होंने ये इंसिडेंट जो था इसको रिपोर्ट किया और राना साहब को वेरी नेक्स्ट डे जब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया तो ANF ने कहा कि हमें इनका फिजिकल रिमांड नहीं चाहिए, हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है तो इनको जुडिशल कर दें। और ANF की रिक्वेस्ट पर ही इनको जुडिशल किया गया था। राना साहब की तरफ से जब हमारे पैनल पेश हुए तो हमारा एक स्टेटमेंट लिखा गया कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और ये मेरे पर 15 किलो जो था हेरोइन जो है मेरे पे ये प्लांट की गई है, तो इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया। इसको हम डिफेंस प्ली कहते हैं कि जो एक्यूज़ड अपना फ़र्स्ट वर्शन लेता है और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ़र्स्ट वर्शन के मुताबिक उसके मौक़िफ़ को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब जब सेकंड टाइम पर उनको 14 दिन का जुडिशल रिमांड कंप्लीट करने के बाद अहमद वकास साहब के पास पेश किया गया, लर्नड जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब के पास, तो मैं वहाँ पेश हुआ और हमने ये प्ली ली कि हमारा जो मौक़िफ़ था, जो हमारा फ़र्स्ट वर्शन था, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और जिस वजह से दोबारा हमने अपना मौक़िफ़ लिखवाया और सारा दिन ये रिकॉर्ड पर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं कि ANF अपनी फ़ाइल जो थी वो भी लर्नड मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं कर सके और ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि राना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता जा रहा है कि ANF एक इदारा है, वो कभी भी उसको किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो चलान के अंदर उन्होंने मौक़िफ़ लिखा है उस मौक़िफ़ के आने के बाद ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है कि ANF एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ANF देखें, अगर हमने राना साहब ने कोई किसी किस्म का सो कॉल्ड ये जो कन्फेशन की बात कर रहे हैं तो फिर उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्यों नहीं पेश किया? हमारा CRPC के अंदर एक प्रोविजन है 164 CRPC कि अगर कोई शख्स कन्फेशन करेगा तो वो अगर पुलिस के सामने किया जाएगा तो वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, उसको पेश करना है मैजिस्ट्रेट साहब के पास और वहाँ पे उसका 164 का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि पंजाब पुलिस के बारे में जो बातें की जाती थी कि वहाँ पर एक दकियानूसी अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और ANF बिल्कुल आज पंजाब पुलिस से भी 2 हाथ आगे चला गया और देखें इस किस्म के मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ झूठे केस को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया। मैं इसको हाईली कंडेम करता हूँ। मुझे साथ ही बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुज़िश्ता हफ्ते पेशी थी अदालत में 16 जुलाई को, उसमें तो कहा और मुस्तरद किया था आखिरी मरतबा जो राब्ता आपका या फैमिली का हुआ है उसमें उन्होंने क्या ये बात शेयर की है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है या उनसे कोई ऐसी बात उनकी तरफ से कही गई है या इन्वेस्टिगेशन की कोई बात बताई गई है?
देखें वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदगी से राना साहब का मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, उसके अंदर उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंटली अपना ये व्यू लिया था कि मेरे पे ये प्लांट किया गया। मैं खानदान साहब एक बात आपसे करना चाहूँगा, आपके तवज्जुह से शेयर करना चाहूँगा। देखें राना साहब जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दुनिया में कोई भी बुलेट प्रूफ गाड़ी ऐसी नहीं है कि जिसे बाहर से खोला जा सके, अनलेस एंड अनटिल आप अगर उसको बाहर से काटेंगे तो फिर वो खोल सकती है। अगर राना साहब के पार्ट पे किसी किस्म का मैलिस होता या कोई ऐसा कंट्राबैंड उनके पास होता तो वो कभी भी गाड़ी अंदर से ना खोलते। ये इस चीज़ की गमाजी करता है। उसके बाद सेकंड जो बात मैं आपके इस प्रोग्राम से शेयर करना चाहूँगा, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा था तो ANF जिसके पास अरबों रुपए का बजट है, उनके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, उन्होंने ना तो वहाँ पे कोई वीडियो बनाई, ना उन्होंने वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेसेस लिए। आप जो जाए वकूआ जो बयान की जाती है वो मोटरवे का एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे हर वक्त FW के बेशुमार मुलाजमीन वहाँ मौजूद हैं जिनको इंडिपेंडेंट विटनेसेस के तौर पर लिया जा सकता था। ये सारी की सारी बातें इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि ये प्लांटेड रिकवरी और सिर्फ उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए केस जो है ये बनाया गया। आप ये बात और ये चालान का भी जो आप डिनाइल दे रहे हैं, मैं फिर जानना चाह रहा हूँ कि फैमिली या आपकी मुलाकात के बाद अगर राना सनाउल्लाह साहब से उस दिन जो अदालत में पेशी थी उसके बाद कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी इस चीज़ से इनकार किया है कि मैंने कोई एतराफ़ कर लिया हो या मैंने कोई ऐसी बात की हो? देखें मैंने उनसे, क्योंकि उनका हम होम फूड के हवाले से हमारी एक पिटीशन चल रही थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। सेकंड थिंग खानज़ादा साहब मैं आपसे जो आपके तवज्जुह से करना चाहूँगा, देखें प्लॉजिबिलिटी देखें, एक आदमी जुडिशल कस्टडी में है, वो जेल में है, ANF वाले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो कौन सा ऐसा सोर्स है जो उन्होंने कन्फेशन कर लिया? ये सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे केस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे एक बूटा ऐसा ही अपनी मिसल में लिखता था कि मुलज़म ने मेरे सामने इतराफ़ किया कि जी मेरे से ये जुर्म सरज़द हो गया, मुझे मुद्दई से माफ़ी ले दें। ये हर केस के अंदर पुलिस लिखती थी, ये ANF ने भी बिल्कुल उसी तरह से लिखा है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए इनके पास कोई सिंगल आइटा ऑफ एविडेंस नहीं है। हमें अदालतों पर पूरा एतमाद है, इंशाअल्लाह ताला राना साहब पूरे तरीके से अपनी इनोसेंस साबित करेंगे और ये साबित होगा कि ANF ने हुकूमत के कहने पर उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए झूठ पर मबनी एक FIR जो वो लॉन्च की। फरहाद अली शाह वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। सवाल उठा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह तो गिरफ्तार के बाद जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया था, ANF ने कहा था इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, और राना सनाउल्लाह उसके बाद अदालत में पेश हुए डिनाइल कर चुके हैं, तो फिर ये बयान कहाँ से आ गया? किस तरीके से ये चालान में जो कबूलियत है वो बता दी गई है? अब अदालत में जो अगली पेशी होगी राना सनाउल्लाह साहब की, उसके बाद ही ये चीज़ें पता चलेंगी। दूसरी तरफ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ को एक मुश्किल से निकले अभी चंद दिन गुजरे नहीं हैं, एक और मुश्किल ने सर उठा लिया है। TTS का मामला जो शहबाज शरीफ ख़ानदान के गिर्द घूम रहा था, क्या अब मरियम नवाज़ भी उसकी जद में आ रही हैं? क्योंकि जाली ट्रस्ट डीड पेश करने पर मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद हुए अभी सिर्फ 5 दिन गुजरे हैं और नैब ने एक और केस में मरियम नवाज़ को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ को 31 जुलाई को तलब कर लिया है। साथ ही नैब ने इस केस में हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को भी तलबी का नोटिस जारी किया है, जबकि नैब की तरफ से चौधरी शुगर मिल केस में अब्बास शरीफ के बेटे अब्दुल अजीज़ को भी पेश होने के लिए कहा गया है। चौधरी शुगर मिल केस में अब मरियम नवाज़ को नैब के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ी नैब ने नवाज शरीफ के मरहूम भाई अब्बास शरीफ के बेटे यूसुफ शरीफ को चौधरी शुगर मिल केस में तलब किया था, उनसे जिरा की थी, और अब मरियम नवाज़ को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से आज रोज़नामा ट्रिब्यून में भी खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक चौधरी शुगर मिल केस में नैब ने नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ शरीफ से 2 घंटे तक सख्त सवालात किए, उनसे इस केस से मुतालिक मजीद दस्तावेज़ात का मुतालबा किया, जबकि उन्हें भेजे गए तलबी के नोटिस में नैब की तरफ से चौधरी शुगर मिल के तमाम शेयर होल्डर्स की तफसीलात फराहम करने का भी कहा गया था। अब कल यूसुफ शरीफ पेश हुए और खबर के मुताबिक उन्होंने नैब को दस्तावेज़ात फराहम की हैं, जिसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ को 31 जुलाई के लिए तलब कर लिया है। अब मरियम नवाज़ को इस केस में क्यों तलब किया गया है, इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों रोज़नामा डॉन में खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। खबर के मुताबिक नैब ने मुबैना तौर पर लाखों रुपए की TTs टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स यानी का सुराग लगाया है, जिसके बेनिफिशरी चौधरी शुगर मिल के मालिकान हैं और फ़ायदा हासिल करने वालों में मरियम नवाज़ भी शामिल हैं बतौर शेयर होल्डर। यानी जो TTS का मामला शहबाज शरीफ ख़ानदान तक महदूद था, अब वो इन मामलात की जद में मरियम नवाज़ भी आ सकती हैं। ये बड़ा अहम मामला होगा, देखते हैं कि किस तरफ जाता है। नून लीग के ज़रा इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ को इस हवाले से कोई भी नोटिस अब तक मिला है।
ایک طرف اپوزیشن اراکین کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، نئے مقدمات بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایک ایسا کیس بھی ہے جو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور آئے روز اس میں التوا کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے ملزم کی وجہ سے اس کیس میں التوا ہوا، اب وفاقی حکومت بھی اس کیس میں التوا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ کیس کوئی اور نہیں ہے بلکہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا کیس ہے، جس میں متعدد دفعہ مہلت ملنے کے باوجود پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد 12 جون کی ایک بار پھر پرویز مشرف کے وکیل نے پیش ہونے کے لیے خصوصی عدالت سے مزید مہلت مانگی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ پرویز مشرف کے وکیل کو اس معاملے پر بحث کرنے سے روک دیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا کہ پرویز مشرف اپنے دفاع کا حق کھو چکے ہیں، جس کے بعد عدالت نے وزارت قانون کو ہدایت کی کہ وہ پرویز مشرف کے دفاع کے لیے کوئی وکیل مقرر کرے۔ پھر 27 جون کو وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کے دفاع کے لیے 6 وکلاء کے ناموں پر غور کیا، جس میں علی ظفر، راجہ عامر عباس، شاہ خاور، اس کے علاوہ اشفاق نقوی، طاہر ملک اور ریاض حنیف کا نام شامل تھا۔ مگر گزشتہ روز اس کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے سابق صدر پرویز مشرف کے لیے وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس کی سماعت مزید 1 مہینے تک ملتوی کر دی۔ اس حوالے سے آج روزنامہ ڈان میں خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق قائم مقام سیکرٹری قانون فاروق فہیم نے خصوصی عدالت کو بتایا ہے کہ وزارت قانون نے مشرف کے لیے کچھ وکلاء شارٹ لسٹ کیے ہیں، مگر بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ نام ابھی تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ خبر کے مطابق سیکرٹری قانون نے عدالت کو مزید بتایا کہ علی ظفر اور راجہ عامر عباس نے اس کیس میں آنے سے انکار کر دیا ہے، کہ جبکہ دوسرے وکیل نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دیگر وکلاء کو کیس کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت چاہیے، اس لیے عدالت وکیل ڈھونڈنے کے لیے وزارت قانون کو وقت دے اور تب تک کیس کو ملتوی کر دے، جس کے بعد عدالت نے 1 مہینے کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یعنی حکومت کو 12 جون کو عدالت نے وکیل مقرر کرنے کے لیے کہا تھا اور کل 41 دن بعد حکومت نے وکیل ڈھونڈنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے، جس کے بعد کیس کی سماعت مزید 30 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس پورے معاملے سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ حکومت اس کیس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔ جہاں ایک طرف وکیل ڈھونڈنے کا معاملہ ہے، وہیں دوسری طرف جو دوسرا معاملہ ہے وہ سابق صدر پرویز مشرف کی وطن واپسی کا ہے۔ پرویز مشرف ایک مفرور ملزم ہے، لیکن حکومت دیگر مفرور ملزمان کے لیے جیسے بیانات دیتی ہے، جیسے اقدامات لیتی ہے یا لے رہی ہے، وہ پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے لیے نہیں نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں جب وزیر اعظم عمران خان سے پرویز مشرف کے کیس سے متعلق پوچھا گیا وزیر اعظم بننے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس کا زیادہ علم نہیں ہے۔ مشرف کے ساتھ پرائرٹی نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں نا۔ مجھے تو اس کے اوپر پوری طرح میں نے اس کے اوپر مجھے لیکن آپ کا view کیا ہے؟ نہیں ملی۔ کسی کو بھی جو بھی ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، قانون توڑتا ہے، اس کو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ تو آپ کریں گے سر ان کو؟ اگر پہلے میں کیس بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیس کا۔ پھر جب گزشتہ دنوں ہی وزیر داخلہ سے مشرف کیس کا پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ وزیر اعظم کی جو پلیٹ ہے وہ فل ہے، وہ مشرف کے کیس میں پڑھنے کے لیے حکومت کو کوئی مشورہ نہیں دیں گے، جبکہ اسی سانس میں انہوں نے ساگدار کے کیس سے متعلق واضح جواب دیا۔ دوسری طرف اس وقت سابق صدر پرویز مشرف کے لیے وکیل ڈھونڈنے کی ذمہ داری وزارت قانون کی ہے اور وزارت قانون فروغ نسیم کے پاس ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فروغ نسیم ماضی میں مشرف کے وکیل رہے ہیں اور یہ وزارت ملنے کے بعد جب صحافیوں کی طرف سے مشرف کے معاملے پر ان سے سوال ہوئے تو وہ یہی کہتے رہے کہ نو کمنٹ۔ پہلے میں پرویز مشرف صاحب کی بات کر دوں، اس پہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے، وہ بار بار ایک ہی چیز آپ سوال کریں گے، میرا جواب وہی ہوگا، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سابق صدر کا کیس اسی طرح التوا کا شکار رہتا ہے یا دیگر اپوزیشن اراکین کے کیسز کی طرح اس میں مستقبل میں کوئی تیزی نظر آئے گی۔ فی الحال سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے، ملک میں عام انتخابات کو 1 سال ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ سال 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوئے تھے۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چرایا گیا، حکومت سمجھتی ہے ہمیں درست مینڈیٹ ملا، اس لیے جب تک تحریک انصاف اقتدار میں رہے گی اپوزیشن کے مطابق تو اپوزیشن ہر سال 25 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کل یوم سیاہ ہے، اس دن جمہوری اور انسانی حقوق کا جنازہ نکالا گیا تھا۔ 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کیا گیا تھا، جس کے تحت تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں پاکستان کے 4 صوبائی دارالحکومتوں میں حکومت کے خلاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گی۔ 4 صوبوں کے دارالحکومت میں یوم سیاہ کے حوالے سے جلسے کیے جائیں گے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں عوامی اجتماعات ہوں گے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہ جیل میں ہیں۔ نون لیگ کو خدشہ ہے کہ نواز شریف کی صحت کو خطرات ہیں۔ نون لیگ کے مطابق 3 جولائی کو پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کا چیک اپ کیا۔ اس بورڈ میں 5 ڈاکٹرز شامل ہیں۔ بورڈ نے طبی معائنے کے بعد سفارش کی کہ نواز شریف کے کمرے کے درجہ حرارت کو ان کی ضرورت کے مطابق رکھا جائے
ताकि वो डिहाइड्रेशन से महफूज रह सकें और उनके गुर्दे ठीक से काम करते रहें। मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की कि नवाज शरीफ के खाने में नमक कम होना चाहिए, खाने में प्रोटीन की मिकदार 60 से 80 ग्राम रोज़ाना होनी चाहिए। और वो नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ की जो शुगर है और हाइपरटेंशन को देखते हुए माहिर खुराक ने खुराक बताई है वो रहे। इसके अलावा जो ठंड है वो रूम में रहे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था जब वो अमेरिका में थे कि मैं वापस जाके जो एसी है वो निकाल लूँगा, घर से खाना बंद कर दूँगा। 22 जुलाई को अपने दौरा अमेरिका के मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान वापस जाकर नवाज शरीफ के कमरे से एसी निकलवा देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान वतन वापस आ रहे हैं। नून लीग को खदशा है कि नवाज शरीफ के कमरे से अगर एसी निकलवाया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हसन इकबाल ने और मुशाहिदुल्लाह ने हुकूमत पर तनकीद भी की। वज़ीर आज़म वापस आ गए हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। कल यौम एहतजाज है, इस वक्त अपोजिशन की तरफ से यौम तशक्कुर है, हुकूमत की तरफ से देखते हैं कि हुकूमत पर इसका क्या असर डालने में अपोजिशन कामयाब होती है। अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन कोई ऐसा दबाव हुकूमत पर डालने पर कामयाब नहीं हुई है, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भी। कल देखते हैं कि क्या होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।